नमस्कार, आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है उसको आप सब टॉपिक या सब शब्दावली भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है? तीन चीज आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तीन चीज में पहला सुने होंगे आप कन्फेडरेशन, जिसको आप परिसंघ बोलते हैं। दूसरा सुने होंगे फेडरेशन, जिसको संघ बोलते हैं। और तीसरा सुने होंगे यूनियन। यूनियन को भी हिंदी में संघ ही बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों चीज के बारे में आज हम स्पष्ट रूप से समझेंगे कि तीनों चीज क्या होता है, तीनों के अंदर समानता क्या है और तीनों के अंदर असमानता क्या है। समझ पा रहे हैं? तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कन्फेडरेशन यानी परिसंघ, उसके बाद फेडरेशन यानी संघ, और उसके बाद क्या? यूनियन, जिसको भी आप संघ बोलते हैं। इन तीनों में विभेद समझेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भारत के संविधान की अगर बात करोगे, भारतीय संविधान की, देखना, भारतीय संविधान की अगर आप बात करोगे भाई मेरे, तो भारतीय संविधान में अगर आप अंदर आओगे तो इसके अंदर जो है कुल मिलाकर के 22 भाग हैं। भाग कितने हैं इसमें? तो कहिएगा 22 भाग है। भारत के संविधान के अंदर कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है, सबको हम बढ़िया से बताएंगे। लेकिन अभी ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए छोटा सा इसका परिचय दे करके हम आगे निकलते हैं। तो भारत के संविधान के अंदर अगर आप आओगे तो इसमें 22 भाग हैं, 22 भाग हैं। और इसके अंदर जो है अनुच्छेद कुल मिलाकर के 395 हैं। अनुच्छेद की संख्या जो है 395 है। भारत के संविधान की हम बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। बहुत लोग इसको 400-450 के ऊपर भी लेकर के चले जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि 395 ही उसको बोलेंगे, क्योंकि नंबरिंग में 1 to 395 तक ही गया हुआ है। उसके बाद सब पार्ट बना दिया गया है ABC करके, तो उसको हम नहीं गिन के चलते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान के अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूची है। ठीक है, कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। कितने अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची है। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें ना, तो 22 भाग में से अगर आप पहला भाग उठाओगे, इसका कौन सा भाग? पहला भाग अगर उठाओगे भारत के संविधान का, पहला भाग, कौन सा भाग? पहला भाग अगर उठाओगे तो इसका शीर्षक ही दिया हुआ है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। समझे कि नहीं? तो भाग 1 को जिसने आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो भाग 1 में शीर्षक ही पड़ा हुआ है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से भी लिखा गया है। समझ पा रहे हैं? तो भाग 1 के अंदर अगर आप आओगे तो भाग 1 के अंदर अनुच्छेद, समझिए, भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर के, कहां से कहां तक? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। समझ पा रहे हैं? यानी भाग 1 के अंदर अगर आप आओगे तो इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक शामिल है, 1 to 4। तो जिसने पहला अनुच्छेद इसका उठाइएगा, भारत के संविधान के पहले भाग के पहले अनुच्छेद की अगर आप बात करोगे तो इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में, किसमें? अनुच्छेद 1 के अंदर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 के अंदर लिखा हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के लिए कि भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। समझ पा रहे हैं? इसमें लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ है। हाँ, तो भारत अगर राज्यों का एक संघ है, हाँ, लिखा हुआ है भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। यहां पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। संघ, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और इसके अनुसूची के अंदर अगर जाओगे तो वहां पर इसकी व्याख्या की गई है कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली है। समझ पा रहे हैं?
बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 28 राज्य तो सुना है, 7 केंद्र शासित बता रहे हैं, 8 है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 7 पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जिसको आप नई दिल्ली कहते हैं उसको भारतीय संविधान में कहा गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। भले ही वो एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसको अलग संज्ञा दी गई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए। इसीलिए हमने कहा कि भारत में जो है कुल मिलाकर के 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। कुल मिलाकर के अगर उसको यूनियन टेरिटरी की नजरिया से देखेंगे तो 8 हो जाता है, समझ पा रहे हैं, लेकिन उसको अलग चीज कहा गया है। हाँ, तो इंडिया क्या है? यूनियन है, किसका? राज्यों का एक संघ है। तो यहां पर बात आती है यूनियन की, यहां पर फेडरेशन कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर संविधान आप खोल करके देखोगे तो यहां पर यूनियन का यूज हुआ है। यूनियन को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? संघ बोल रहे हैं। हमने कहा कि देखिए 3 चीज होता है, एक होता है संघ, एक होता है परिसंघ। क्या होता है? एक होता है संघ, एक होता है परिसंघ, और एक होता है जिसको आप फेडरेशन बोलते हैं। फेडरेशन को भी हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ ही बोलते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इस संघ को यूनियन बोल देते हैं। एक सेकेंड देना, इस संघ को हम क्या बोल रहे हैं? अभी यूनियन बोल रहे हैं। इस परिसंघ को बोलते हैं कन्फेडरेशन, और इस संघ को बोल देते हैं फेडरेशन। ठीक है, तो तीनों में क्या विभेद है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो क्लास होगा इसमें हम इन्हीं तीनों के विभेद को समझेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 1 में अगर देखेंगे तो भारत राज्यों का संघ है। इस संघ के लिए जो वर्ड यूज किया गया है अंग्रेजी का, वह शब्द है यूनियन। और यूनियन के समानार्थी अगर आप चलेंगे तो यूनियन के संदर्भ में 3 बातें यूज की जाती हैं विश्व के संविधान के अंदर। एक यूनियन होता है, दूसरा होता है कन्फेडरेशन, और तीसरा होता है फेडरेशन। तो तीनों के बीच हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। तो हमने कहा एक होता है कन्फेडरेशन। क्या होता है? कन्फेडरेशन। एक होता है कन्फेडरेशन, दूसरा होता है फेडरेशन, और तीसरा होता है यूनियन। ठीक है, 3 चीजें होती हैं, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। तीनों में अंतर क्या है? ठीक है, अगर कन्फेडरेशन की बात करेंगे तो कन्फेडरेशन वैसा राष्ट्र होता है, वैसा राज्य होता है, या वैसा क्षेत्र होता है। समझिए, कन्फेडरेशन वैसा राज्य क्षेत्र होता है जिसके स्टेट या क्षेत्र उससे आसानी से अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक कोई कन्फेडरल राष्ट्र है। समझिए, ये कैसा है? कन्फेडरेशन राष्ट्र है। तो अगर इसके क्षेत्र चाहेंगे तो इससे ही अलग हो सकते हैं बड़े आसानी से। ये क्षेत्र सब जितने, मान लीजिए अगर मैं इन छोटे छोटे आर्क के जरिए मैं इसके क्षेत्र को डिफाइन करना चाहूं तो याद रखना, अगर कन्फेडरेशन होगा, कोई भी राष्ट्र अगर कन्फेडरेशन राष्ट्र होगा, गौर से समझना, कोई भी राष्ट्र अगर कन्फेडरल होगा या कन्फेडरेशन वाला राज्य होगा, राष्ट्र होगा, तो इसके क्षेत्र आराम से इससे टूट करके अलग हो सकते हैं। आपने क्या समझा? मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि अगर कोई भी राष्ट्र कन्फेडरेशन होगा तो उसके स्टेट या उसके छोटे छोटे क्षेत्र उससे आसानी से अलग हो सकते हैं। ये क्षेत्र अलग हो जाएगा, ये अपना अलग देश बना लेगा, ये अलग देश बना लेगा, ये हो सकता है ये अलग देश बना लेगा, ये अलग देश बना लेगा, ये अकेला रह जाएगा, या यहाँ का क्षेत्र अलग हो जाए। तो आपने देखा कि कन्फेडरेशन वैसे देश को हम बोलते हैं, या कन्फेडरल कंट्री वैसे कंट्री को बोलते हैं जिसके क्षेत्र आराम से उस देश से अलग हो जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कन्फेडरेशन। दूसरी बात आती है यहाँ फेडरेशन की। फेडरेशन में क्या होता है कि फेडरेशन होता क्या है इसको समझिए। इसको पहले पारिभाषिक तौर पर आपको हम बताएंगे, बाद में आप खुद इसको अपने शब्दों में लिख पाएंगे। फेडरेशन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं, मान लीजिए यही 4, 5, 6, 7 क्षेत्र हैं ऐसे करके। ठीक है, 4, 5, 6, 7 इसी तरह के क्षेत्र हैं। ठीक है, ये क्या करता है? फेडरेशन बनाने के लिए आपस में सब मिल करके एक एग्रीमेंट साइन करता है। क्या करता है? आपस में मिलके एक एग्रीमेंट साइन करता है। ठीक है, अगर आप
फेडरेशन की बात करोगे तो कुछ छोटे छोटे क्षेत्र मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीमेंट। याद रखना, छोटे छोटे क्षेत्र अगर आपस में मिलकर एग्रीमेंट करे और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये आपस में मिलकर के एक बड़ा राष्ट्र का निर्माण करे तो उसी को बोलते हैं फेडरेशन कंट्री। ठीक है, फेडरल कंट्री, सॉरी फेडरेशन नहीं, फेडरल कंट्री बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेडरल। ठीक है, आप यहां क्या समझे? कॉन्फेडरेशन में क्या होता है? एक क्षेत्र होता है, एक बड़ा कंट्री है, अगर उसके राज्य आराम से आसानी से टूट करके उससे अलग हो पा रहा है तो कहेंगे कि वैसा क्षेत्र, जो वैसा बड़ा देश है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्फेडरेशन बोल सकते हैं। फेडरेशन की अगर बात करेंगे तो छोटे छोटे राज्य मिलकर, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र के अंदर इसके जो एक बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, और इस बड़े एरिया से छोटे छोटे क्षेत्र अलग हो रहे हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इस बड़े एरिया से छोटे छोटे क्षेत्र क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। जरा मैं इसको दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं बात को। ठीक है, थोड़ा छोटा कर ले रहा हूं। जैसे देखिए हुआ क्या, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि ये क्षेत्र है, ये एक बड़ा क्षेत्र है, इससे टूट के बाहर जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा, एक सेकंड देना मुझे, यहां निकल के जा रहा है, यहां निकल के जा रहा है, यहां निकल के जा रहा है। यानी एक क्षेत्र क्या हो रहा है? टूट रहा है छोटे छोटे क्षेत्रों में। एक बड़ा क्षेत्र अगर छोटे छोटे क्षेत्रों में टूट रहा है तो उसको बोलेंगे आसानी से। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र अगर आसानी से, बहुत आसानी से छोटे छोटे क्षेत्रों में टूटकर अलग होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। यहां हमने क्या बताया कि बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जो आपसी एग्रीमेंट के जरिए मिल करके एक बड़ा राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फेडरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेडरेशन बोलते हैं। ये जो है ना, ये फेडरेशन वाला देश आसानी से टूट करके अलग नहीं हो सकता। अगर इसको अलग होना है, मान लीजिए ये सब मिल करके एग्रीमेंट किया, ये सब देश मिल करके, ये सब क्षेत्र यानी ए बी सी डी ई एफ, ये सब मिल करके एग्रीमेंट किया और एक हो गया, एक हो करके क्या बना लिया? फेडरल कंट्री बना लिया। ठीक है, या फेडरेशन बना लिया। अगर ये चाहेगा कि हम आराम से अलग हो जाएं तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, कॉन्फेडरेशन में क्या हुआ कि सारे देश आराम से अलग हो सकते हैं। फेडरेशन में क्या हुआ कि भाई एग्रीमेंट के जरिए सारा का सारा छोटा छोटा क्षेत्र मिलकर के एक बड़ा देश बनाया है। इसमें भी अलग हो सकता है, अलग होने की गुंजाइश है, लेकिन उतना आसानी से अलग नहीं हो सकता। इसमें अलग होने के लिए आपको एग्रीमेंट को क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट को समाप्त करना पड़ेगा, तब आप अलग हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो फेडरेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे क्षेत्र मिलकर आपसी एग्रीमेंट के जरिए एक बड़ा क्षेत्र का निर्माण करते हैं और उस बड़े क्षेत्र को बोल देते हैं हम फेडरेशन। इसमें किसी एक को मालिक बना देता है इसका। समझ पा रहे हैं? तो ये व्यवस्था भी कहाँ है? ये व्यवस्था भी यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये व्यवस्था कहाँ थी? ये सोवियत संघ के अंदर थी, जो कि बाद में टूट करके 15 देशों में विभक्त हो गया। ठीक है, बड़ा आसानी से टूट गया था। इसके अंदर जो ये फेडरेशन है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत 15-16 राज्य उसके जो हैं सब मिल करके वो अमेरिका बनाया है। अगर वो चाहेगा तो अलग हो सकता है, लेकिन अलग होने के लिए एग्रीमेंट को क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि इस तरह की एग्रीमेंट आसानी से समाप्त नहीं की जा सकती है। एग्रीमेंट तब समाप्त होगा जब हर एक राज्य एग्रीमेंट से दूर भाग जाएगा। लेकिन होगा क्या, इसमें क्या होता है कि भाई हर एक राज्य एग्रीमेंट से दूर भागना नहीं चाहता है, इस वजह से जो है ये भी थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है इससे अलग होने की। समझ पा रहे हैं? तो आपने देखा फेडरेशन का, फेडरेशन को आपने समझने की कोशिश की। अब चलते हैं हम, तो इसको अगर आप सांकेतिक रूप से देखना चाहेंगे तो क्या हुआ इसके अंदर? अगर आप सांकेतिक रूप से अगर इसको आप समझना चाहें तो इसमें हुआ ये, एक सेकंड देना, इसमें हुआ ये कि देखिए एग्रीमेंट ये लिखा हुआ, यहां हुआ ये कि भाई यहां एक छोटा राज्य, यहां एक छोटा राज्य, यहां एक छोटा क्षेत्र, यहां एक छोटा क्षेत्र, राज्य हम बोल रहे हैं क्षेत्र को, यहां एक छोटा क्षेत्र, सब छोटा क्षेत्र मिल करके क्या हुआ? एक बड़ा क्षेत्र यहां बनाया।
सबने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति इसको प्रदान कर दी। ठीक है, तो छोटे छोटे राज्य मिलकर के किसके जरिए, एग्रीमेंट के जरिए भाई, किसके जरिए, एग्रीमेंट के जरिए अगर बड़ा क्षेत्र बनाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोल देते हैं हम फेडरेशन। क्या बोलते हैं, फेडरेशन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं, फेडरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है राज्य बड़े आसानी से कन्फेडरेशन के तरीके से अलग नहीं हो सकते हैं, इसकी बहुत जटिल प्रक्रिया है। और अब आते हैं तीसरी बात करते हैं यूनियन को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, यूनियन को हिंदी में बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं, समझना। ये होता है परिसंघ। क्या होता है, इसको बोलते हैं हम परिसंघ। ठीक है, तो जब भी परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप अंग्रेजी देख करके टिक करिएगा। दोनों का मीनिंग तो संघ ही होता है, लेकिन अंग्रेजी में दोनों का अर्थ बहुत अलग है। तो आपने किसको देखा, आपने कन्फेडरेशन को देखा, आपने फेडरेशन को देखा। अब यूनियन की बात करते हैं। यहां पर क्या हुआ, एक बड़ा देश था, ठीक है, जिसके राज्य आराम से टूट करके अलग देश बना लिया। इसके अंदर क्या है, बहुत सारा राज्य मिलकर के एग्रीमेंट से बंध गया और एक देश का निर्माण कर लिया। अब यूनियन में ठीक उलट होता है इसके। क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई ये एक बड़ा क्षेत्र है, कोई एक क्या है, क्षेत्र है, या कोई एक राष्ट्र है या राज्य है। गौर से देखना भाई, कोई अगर एक क्षेत्र है या फिर राज्य है या फिर राष्ट्र है, ठीक है, अगर वो राष्ट्र एक यूनियन है, समझना, अगर वो राज्य क्या है या राष्ट्र एक यूनियन है, तो भाई जो क्षेत्र छोटा छोटा इसमें आकर के एक बार शामिल हो गया, ठीक है, अगर कोई भी छोटा क्षेत्र आकर के इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया, तो ये कभी भी बाहर इससे नहीं निकल सकता है। समझ पा रहे हैं ना। जैसे अगर कोई भी राष्ट्र या राज्य यूनियन होगा, या वैसे राष्ट्र जिसके संविधान के अंदर यूनियन शब्द का यूज होगा, ठीक है, तो वैसे राष्ट्र से कोई भी क्षेत्र कभी भी निकल करके बाहर नहीं जा सकते। इसमें आने की संभावना है, अगर यहाँ का क्षेत्र है इसमें कभी शामिल हो गया, फिर चाह करके भी जिंदगी भरी कभी इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि भाई कन्फेडरेशन वैसा देश होता है जिसके राज्य आसानी से टूटकर अलग राष्ट्र या राज्य का निर्माण कर देते हैं। अब फेडरेशन के अंदर अगर आप आएंगे तो फेडरेशन क्या होता है भाई, छोटे छोटे राज्य मिलकर अगर आपसी एग्रीमेंट से, आपसी सहमति से एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेडरेशन। ठीक है, ये भी आसानी से अलग नहीं होता है। अगर इसको अलग होना होगा, मान लीजिए कि सब राज्य मिलकर के एग्रीमेंट करके एक बड़ा देश बना दिया, अगर चाहेगा ये अलग होना तो एग्रीमेंट तोड़ना पड़ेगा, और आसानी से एग्रीमेंट टूटता नहीं है। समझ रहे हैं, तो इसमें एग्रीमेंट होता है। ठीक है, फेडरेशन में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। इसकी अगर बात करेंगे, संघ की अगर बात करेंगे, तो देखिए संघ स्वरूपी जो भी राष्ट्र होगा या जो भी राज्य होगा, समझ पा रहे हैं, संघ स्वरूपी अगर कोई राज्य या राष्ट्र है तो उसकी एक खासियत है कि भाई कि संघ का क्षेत्र कभी भी संघ से अलग नहीं होता है। अगर कोई भी यूनियन है, समझ रहे हैं, संघ का संदर्भ क्या है, यूनियन से, समझ पा रहे हैं, अगर कोई भी यूनियन बन गया, अगर कोई भी यूनियन है तो चाह करके भी इसके क्षेत्र इससे अलग नहीं हो पाएंगे। अगर इसमें आ गया तो ये क्षेत्र कभी भी बाहर नहीं जा सकता। तो क्या समझे आप, हाँ, यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी यूनियन है, यूनियन के अंदर अगर कोई भी छोटा सा क्षेत्र या बड़ा सा क्षेत्र आ गया तो उसको उससे निकलने की आजादी नहीं है, वो चाह करके भी कभी उससे अलग नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना। तो यूनियन में अगर कभी कोई घुस गया तो कभी अलग नहीं हो सकता है, कितनों नाक रगड़ के मर जाए अलग नहीं हो सकता। और उसके बाद फेडरेशन की अगर बात करें तो 25-30 राज्य मिल करके एक एग्रीमेंट के जरिए एक बड़ा राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फेडरेशन। और इसकी भी एक खासियत है कि भाई ये तो जुड़ा होता है एग्रीमेंट के जरिए। यहाँ एग्रीमेंट होता है, यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं होता है। यहाँ पर एग्रीमेंट, देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, लेकिन एग्रीमेंट आसानी से टूटता नहीं है, इसीलिए
इससे भी राज्यों को निकल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप फेडरेशन की बात, कन्फेडरेशन की बात करें तो इसमें आसानी से क्या होता है, राज्य टूट करके निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन के बीच विभेद स्पष्ट करने में सफल हुए होंगे। ठीक है, तो इन चीजों को समझिए। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ठीक है, अगला वीडियो हम इसी छोटे छोटे टॉपिक पर लाने की कोशिश करेंगे। फिर भी एक बार जाते जाते हम रिकॉल करा दे रहे हैं कि भाई कन्फेडरेशन क्या है। तो कन्फेडरेशन एक ऐसे बड़े देश को कह सकते हैं अगर उसका राज्य आसानी से टूट करके अलग हो पा रहा है, समझ रहे हैं। कन्फेडरेशन हम वैसे बड़े राष्ट्र को कह सकते हैं या छोटे राष्ट्र को कह सकते हैं जिसके छोटे छोटे क्षेत्र आपस में आसानी से अलग हो सके। फेडरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करते हैं एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, एग्रीमेंट अगर टूट जाएगा तो सारे छोटे छोटे राज्य अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर यूनियन की बात करें, अगर कोई भी देश यूनियन है उसके अंदर आने की तो छूट है लेकिन जाने की छूट नहीं है। अगर कोई भी क्षेत्र किसी यूनियन स्टेट में या किसी यूनियन राष्ट्र के अंदर आ गया तो वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं? धन्यवाद।